नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में अब असली शिवसेना कौन। अगर ये सवाल पैदा हो जाए कि आखिर असली शिवसेना कौन है, यानी कि शिवसेना का सिंबल कौन इस्तेमाल करेगा, दोनों ही शिवसेना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही, एक शिवसेना बाला साहब कह सकता है, एक शिवसेना अपने आप को केवल शिवसेना कह सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि दोनों ही अगर शिवसेना इस्तेमाल करते हैं और आगे कहते हैं कि ये शिंदे गुट है और ये उद्धव ग्रुप है, तो उद्धव और एकनाथ ग्रुप की महानता क्या? ऐसी सिचुएशन में कैसे क्लेम होगा? और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से विप प्रमुख, नए विप प्रमुख, तथा कथित विप प्रमुख कह लीजिए, सुनील प्रभु गए थे और सुनील प्रभु ने कोर्ट के सामने कहा, जो अपना पुराना आर्गुमेंट था, उन्होंने कहा कि अगर डिस्क्वालीफाई, ये जो नई सरकार बनी है, नई सरकार मेजोरिटी प्रूफ करेगी, फ्लोर टेस्ट पर जाएगी और फ्लोर टेस्ट पर ये चली गई, सरकार बन गई, सरकार स्थिर हो गई, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन 16 विधायकों की हो गई, तो फिर कैसे डिसीजन होगा? इसलिए अब इनका फ्लोर टेस्ट रोका जाए और इनको अब जब तक वो डिसीजन ना हो जाए 11 तारीख या जल्दी, तब तक ना सुना जाए, डिसीजन जल्दी सुना जाए। कपिल सिब्बल तो बहुत गर्व भी हो गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोग मैजिकल डांस नहीं देख रहे हैं देश में, ये मैजिकल डांस चल रहा है। मैजिकल डांस के अलावा कपिल सिब्बल ये भी कह बैठे कि भाई आप इसको नहीं देखेंगे तो ये तो लोकतंत्र है, पता नहीं कौन से रास्ते पर जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे साफ कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम 11 तारीख को सुनेंगे, क्योंकि जो विप प्रमुख या जो तथाकथित विप प्रमुख कोर्ट में केस कर रहे हैं या जो हमारे पास आएंगे, जल्दी सुन लीजिए, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सीधी सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी नवाब तुकी वाला जब केस आया था, नवाब तुकी मैं बार बार इसलिए कोर्ट करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में 10 महीने बाद, दिसंबर 2015 का प्रकरण था और अगस्त 2016 में डिसाइड हुआ था, यानी कि इतने दिन सरकार चल गई थी कलिकोपुल की। कलिकोपुल मुख्यमंत्री बन चुके थे, सदन में बहुमत सिद्ध कर चुके थे, सरकार मंत्रिपरिषद सही से चल रहा था, और अब कोर्ट में केस फाइल हुआ, केस चल ही रहा था। कोर्ट को ये मालूम हुआ, कोर्ट को ये लगा कि नहीं, राज्यपाल का डिसीजन सही नहीं है, राज्यपाल ने नियमों को तोड़ते हुए डिसीजन लिया था, इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से स्टेटस को जारी कर दिया था। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब है कि 15 दिसंबर 2015 के स्टेटस को मेंटेन कर दिया था और कहा था कि जब नवाब तुकी मुख्यमंत्री थे वहां से नए सिरे से शुरू होगा और ये माना ही नहीं जाएगा कि कलिकोपुल मुख्यमंत्री थे। कलिकोपुल की जब सरकार को माना नहीं जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजनों को माना जाएगा, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि ये सरकार थी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर मैकेनिज्म गलत हो गई थी और प्रोसीजरल मैकेनिज्म गलत होने की वजह से रिवर्ट किया जाता है। अब नवाब तुकी जो 15 दिसंबर 2015 के स्टेटस पर थे, वो सदन में जाएं और अपना बहुमत सिद्ध करें। वो सदन में गए और सदन में उनका बहुमत सिद्ध हो गया। सदन में चूंकि उनका बहुमत सिद्ध हो गया, इसलिए सरकार चलने लगी। लेकिन दुर्भाग्य उस समय हुआ था, दुर्भाग्य ये हुआ था कि जुलाई में डिसीजन आया और अगस्त, लगभग 20 या 18 दिन के अंदर ही कलिकोपुल ने आत्महत्या कर ली थी और ये कहा था कि मैंने जो सब कुछ बना कर रखा था, मैं अरुणाचल की सेवा करना, और वो एक 10 पेज का उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने पूरा अपना प्रकरण बताया था, असंतुष्ट वो क्यों थे और क्यों वो जा रहे हैं। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, या इरिवर्सिबल नहीं है कि भाई आदमी मर जाएगा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, रिवर्सिबल है। अगर आप उस समय एंटी डिफेक्शन जिस समय लागू हो जाएगा, 16 के ऊपर जो भी निर्णय हो जाएगा, इस निर्णय के बाद फिर से आप सदन में चले जाइए और फिर से सदन में नए सिरे से प्रूफ कर दीजिए मेजोरिटी। भाई जब भी एंटी डिफेक्शन में कुछ लोग फंसते हैं, एंटी डिफेक्शन में बाहर चले जाते, तो सदन में मेजोरिटी तो मुख्यमंत्री को फिर से प्रूफ करनी पड़ती है, तो मुख्यमंत्री फिर से मेजोरिटी प्रूफ कर देगा अगर एंटी डिफेक्शन में बाकी फंस जाएंगे। तो क्या समस्या है? जितने बार विधायक अयोग्य घोषित होते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर उनमें से कई एक ईश्वर न करे मर गए होते या रेजिग्नेशन इकट्ठा दे गए होते, तो फिर क्या नए सिरे से मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है? नए सिरे से मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ गलत हो जाएगा या आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है और ये गलत हो जाएगा, तो फिर रिवर्सिबल है, आगे फिर से बदल देंगे।
कुल मिलाकर उन्होंने कहा हम बहुत ध्यान से इस पर नजर रखे हुए हैं, आप 11 तारीख को आइए, 11 तारीख को हम फिर से सुनेंगे, क्योंकि जो प्रश्न 2 दिन पहले थे फ्लोर टेस्ट को लेकर, वही सेम प्रश्न आज भी हमारे पास आए हुए हैं। इसलिए अब इनमें क्या करा जाए। दूसरी बात जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि असली शिवसेना कौन, इस पर डिसीजन कैसे होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे उन्होंने अपनी प्रोफाइल बदल ली है, उस प्रोफाइल में उन्होंने बाला साहब के चरणों में बैठे अपने आप को दिखाया और बाला साहब के चरणों में वो सेवा कर रहे हैं। तो बाला साहब के उत्तराधिकारी के रूप में एकनाथ शिंदे अपने आप को दर्शा रहे हैं और बाला साहब के उत्तराधिकारी, वंशज उत्तराधिकारी के रूप में इस समय उद्धव ठाकरे आ गए हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का उत्तराधिकारी फैमिली से नहीं होता, आवश्यक नहीं है कि वो जो लीगल उत्तराधिकारी सिविल का होता है, प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता है, वही पॉलिटिकल पार्टी का भी होता है। ये ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका आप उत्तराधिकार कर जाएंगे और ये कहेंगे मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी इसलिए मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को ही मिलनी चाहिए। ऐसा कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं। फिर भी अब सवाल यहां पर पैदा होगा कि दोनों ग्रुप क्लेम करेंगे तो क्या होगा। पहली बात, इसका डिसीजन चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि अगली बार जब चुनाव लड़ा जाएगा या जो बीएमसी का चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें सिंबल कौन बांटेगा, उद्धव ठाकरे बांटेंगे या एकनाथ शिंदे बांटेंगे। तो दोनों को ही अपना अपना क्लेम लेकर चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग सिंबल देगा। चुनाव आयोग सिंबल से मतलब है चुनाव आयोग आपको टिकट देता है। फॉर्म ए और फॉर्म बी एक ऐसा रहता है जो चुनाव आयोग जारी करता है, इसी फॉर्म ए फॉर्म बी को टिकट कहा जाता है कि भाई टिकट ले आए। और वो जो फॉर्म ए फॉर्म बी है वो चुनाव आयोग इशू करता है, इसीलिए वो उसका डुप्लीकेशन नहीं होता। वो जो पार्टी के पास दिया गए होंगे उतने फॉर्म, जितने चुनाव लड़ना है लोगों को, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिसको जिसको देना है और भरवाकर वही फॉर्म जमा होगा जो चुनाव आयोग के पास जाएगा। तो कौन सिंबल बांटेगा, ये मुख्य प्रश्न है। इसके लिए अपने को देखना होगा, 3 कानून अपने पास हैं। पहले तो सेक्शन 29 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। रूल 5 और 10 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है। आर्टिकल 324 तो है ही है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक स्टेचुरी ऑर्डर आया था 2959, 2959 उसको कहते थे। ये 31 अगस्त 1968 को आया था और इसी को इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 कहते हैं। पूरा अगर कहेंगे द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसको पढ़ना पड़ता है, इससे डिसीजन होता है कि कैसे चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। इसका पैरा 15 है। इस पैरा 15 में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग के पास दोनों रिविलियन ग्रुप अपना अपना क्लेम करेंगे और जो भी उनके पास क्लेम के लिए है वो सब कुछ चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। चुनाव आयोग दोनों को बुलाकर बात कर सकता है, दोनों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, अलग अलग सबका रिप्रेजेंटेशन करवा सकता है, सबके एफिडेविट लगवा सकता है और उसके बाद चुनाव आयोग के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, जिस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बताएगा कि इन दोनों रिविलियन ग्रुप में असली कौन, किसको सिंबल बांटने का अधिकार होगा। लेकिन ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। तो हमको जाना होता है अखिलेश यादव के पास। अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी और उन्होंने ही, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, वो बहुत सारे मंत्रालयों पर रहे, मिलीजुली सरकार चलाते रहे। तो ऐसे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का विद्रोह कर दिया था और मुलायम सिंह से निकलकर पार्टी सिंबल मैं बांटूंगा ऐसा करके उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन मुलायम सिंह ने इसको स्वीकार नहीं किया। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मैं हूं और वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं इसलिए मैं सिंबल बांटूंगा। दोनों चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग ने दोनों ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन ले लिया। दोनों ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद चुनाव आयोग ने को जब कुछ समझ नहीं आता तो क्या करना होता है, क्योंकि दोनों अपने एग्जीक्यूटिव बॉडीज बिठाएंगे, दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अपना रेजोल्यूशन दिखाएंगे, उनके जो पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के दोनों के पास ही होंगे और दोनों में बट गए होंगे तो दोनों ही अपने अपने ट्रेजरर ये वो सब बताएंगे और इसके बाद दोनों ही जाकर चुनाव आयोग को अपना क्लेम करेंगे।
जब दोनों चुनाव आयोग को जाकर अपना क्लेम कर रहे हो तो अब डिसीजन कैसे हो, क्योंकि दोनों के सेम टाइप के रेजोल्यूशन आए, दोनों के आधे आधे लोग बढ़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पिछले चुनाव में रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्शन में, रिप्रेजेंटेशन मतलब हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो विधानसभा की बात करें, वो लोकसभा की बात करें, तो इसी इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 6A, 6B, 6C, इसमें इसकी व्यवस्था दे रखी है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना हो तो कैसे करेंगे। तो फिर वो हर बार जाता है पुराने इलेक्शन पर, कहता है पुराने इलेक्शन में 25 में से कितने रिप्रेजेंटेशन है, पुराने इलेक्शन में कितने विधायक चुने गए, कितने विधायक सपोर्ट में हैं, कितने विधायक क्या कह रहे हैं, कितने लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं, ये सब बातें वो सुनता है। चूंकि अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विधायक मोस्टली ने अखिलेश यादव के पक्ष में अपना वोट दे दिया था, और सांसदों ने भी अखिलेश यादव के पक्ष में वोट दे दिया था, जबकि बाकी सब कुछ मुलायम सिंह के पास था। मुलायम सिंह के साथ ओरिजिनल फाउंडर शिवपाल सिंह यादव भी थे और बहुत सारे ओरिजिनल फाउंडर उनके साथ थे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि रिप्रेजेंटेशन जो हाउस में हुआ वो अखिलेश यादव के पक्ष में था, तो एक 48 पेज का 48 पेज का 2017 में, ये जनवरी 2017 की बात है, जनवरी 2017 में एक 48 पेज का ऑर्डर किया था चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को ही ट्रू समाजवादी पार्टी माना था। जब समाजवादी पार्टी उनके हाथ में समाजवादी पार्टी आ गई तो फिर सिंबल भी उन्होंने ही बांटा था, और समाजवादी पार्टी के जितने अध्यक्ष वो खुद बन गए थे, उपाध्यक्ष और ये जितना भी ऑफिस बीरर है, उन्होंने नए सिरे से अपने चुन ही लिए थे। ये तरीका है चुनाव आयोग से सिंबल लाने का। पार्टी का सिंबल जो तीर कमान है या धनुष्मान है शिवसेना का, वो ऐसे मिलेगा जैसे अखिलेश यादव को मिला। ऐसे बहुत सारे पहले भी ग्रुपों में डिस्कशन हो चुके हैं, पहले भी ग्रुपों में आपस में वैमनस्यता हो चुकी है, और उस वैमनस्यता का परिणाम ऐसे करके निकाला गया। इसके अतिरिक्त अब देखना यह होगा कि शिंदे ग्रुप के पास कितने एमएलए हैं और कितने सांसद हैं, और उद्धव ग्रुप के पास कितने एमएलए कितने सांसद हैं। इससे फाइनल डिसीजन, जहां तक मुझे लगता है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के अनुसार, वहां से इसका डिसीजन होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि जब डिसीजन होते हैं, पार्टी जिसके हाथ में रहती है, पार्टी की इक्विटी होती है, पार्टी का सिंबल होता है। इसको दूसरे शब्दों में मान लें कि पार्टी का कॉपीराइट और पार्टी का सिंबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जिसके पास जाता है वही आगे लीड करता है, और नए को, जो दूसरा ग्रुप बचेगा, उसको नए सिरे से नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर रजिस्ट्रेशन करवाकर उसको वो सारी क्वालिफिकेशन हासिल करनी होती है जो पॉलिटिकल पार्टी को हासिल करनी होती है। जैसे स्टेट के अंदर 6% वोट एक इलेक्शन में उनके पास होना चाहिए, कम से कम 2 विधायक चुनकर उनके पास आने चाहिए, और 6% वोट 2 विधायक, और अगर वो राष्ट्रीय पार्टी होना चाहते हैं तो कम से कम 3 राज्यों में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में उनका चुनकर आना चाहिए। मतलब जो भी नियम धर्म है वो पालन करना होता है नए सिरे से। तो अब देखना यह होगा कि ये नए सिरे से जो इस्टेब्लिशमेंट करना है, उद्धव ठाकरे को करना है या फिर एकनाथ शिंदे को करना है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर कानूनन ये डिसीजन कैसे होते हैं और कानूनन कहां फंसेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।